नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी अनुभव। यह कहानी केवल एक स्त्री के जीवन संघर्ष की कथा नहीं, बल्कि त्याग, स्वाभिमान, नारी गरिमा और राष्ट्रभक्ति की ज्वाला का सजीव चित्रण है। जब अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ती है, तब साहस किसे कहते हैं, यही इस कहानी का मूल संदेश है। आइए सुनते हैं अनुभव। भाग 1। प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबतपान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनैतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ-उठकर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। वह अदालत, कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर जीवनधन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन ओठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी, ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास। वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयंसेवकों को बुलाकर खिलाया। और संध्या समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था। भाग 2। दूसरे दिन मैंने 2 तार दिए, एक पिताजी को, दूसरा ससुरजी को। ससुरजी पेंशन पाते थे। पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे, पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए। दोनों जामे से बाहर थे। ससुरजी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या अब चाहती हो मैं भिक्षा मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूं। तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र न लिखा। हाँ स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो जाए। अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार, निराश्रय कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती।
मेरे पैरों में नारीत्व की बेड़ियां पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपने नारीत्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारीत्व की ओर किसी की आंख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। 2 आदमी खड़े थे। जी मैं आया, पूछूं तुम कौन हो? यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक? आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा। मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया। कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे। क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खड़खड़ा रहा है? आवाज सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना ढार्स हो गया। यह बाबू ज्ञानचंद थे। मेरे पति के मित्रों में इनसे ज्यादा सज्जन दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। वह मिसेज ज्ञानचंद थी। यह मुझसे बड़ी थी। पहले मेरे घर आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे वहां मित्रता मर्दों ही तक रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं। बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट, पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी स्त्री है। वह दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रोब था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। मुख सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थी। वह बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयालु। घर कोई पत्र लिखा? यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया। मैंने कहा, हाँ, लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं। न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं, न ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूं। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं न रहने दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी, दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा तो मैं जाकर तांगा लाऊं। देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हूं, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली, क्या तांगे लाओगे? क्या? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ, क्या? एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊंगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो 3 लेता आऊं। अरे तो जाओगे भी? जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन, तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ, होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। यह क्या थोड़ा कष्ट है?
मैंने झेंपते हुए कहा, आप तो बना रही हैं। देवी जी ने सहृदय भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आवें तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई। चलो असबाब बांधो, खाटवाट कल मंगवा लेंगे। भाग 3। मैंने ऐसी सहृदय, उदार, मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का बाला न था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी हृष्टपुष्ट थी, मैं नहीं कह सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी न लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ न करने देती, उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे बैठा देखा। मेरा माथा ठनका। यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग न खड़ा करें। उसी बेपरवाही से बोली, भूखने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता न। मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देख आती। यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है? क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। 1 हफ्ता और गुजर गया। खुफिया ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कह न सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। तो प्रिय श्रोताओं, यह था मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी अनुभव। इस कथा ने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और अधिक मजबूत बनाती हैं। नारी की शक्ति, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम का यह अद्भुत चित्रण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।